सेंस है, ड्रेसिंग जो कोड है, वो जितना हो सके उतना सिंपल हो और फॉर्मल हो और लाइट कलर लिए हो। यानी ये नहीं है कि आप चटकीले कलर पहने, तो इससे क्या है कि थोड़ा-सा इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर है, उनका जो ध्यान है, वो बार-बार उन चीज़ों की तरफ जाता है। तो इससे अच्छा है कि आपका लाइट कलर, चाहे क लाइट ब्लू हो, चाहे व्हाइट हो या मान लो कि ब्लैक पैंट वगैरह हो या सिंपल साड़ी वगैरह हो, इस तरह के कपड़े जो है वो इंटरव्यू के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है। तो ये तो हो गई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। दूसरी बात है बॉडी जेस्चर। तो आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वहाँ आपको अपने आप को बनावटी नहीं रखना। रियल जितना हो सके उतना रियलिस्टिक जो है अगर आप रहोगे, तो वो एक इंटरव्यू के लिए सबसे बेटर चीज़ होती है, कि आपको एकदम रियल प्रेज़ेंट करना है उनको, जैसे आप हैं वैसे। क्योंकि बनावट जो होती है, वो तुरंत पकड़ी जाती है। आप अपने आप को बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो तुरंत पकड़ लेंगे कि ये जो वो बनावटी है। मान लो कि बनावट बनाई जा रही है ये। इसलिए आपको जितना हो सके रियल रहना है, नॉर्मल जब वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो एंटर करना है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही डाउन नहीं करना। जो आपको आपका जो इंटरव्यू लेंगे वो भी टीचर है और आपकी स्टेज से वो गुजरे हैं, तो उनको भी इन सब चीज़ों का पता होता है। तो नॉर्मल तरीके से आपको एंटर करना है। एंटर करने से पहले एक कर्टसी होती है कि हम पूछते हैं एंटर करने से पहले, तो उनको पूछना है कि सर may I come in? तो उसके बाद अंदर एंटर करने के बाद वो जब आपको पहले से कह देंगे कि सिट ऑन चेयर, तो उस तरह से आपको चेयर जो है वो लेके उसके ऊपर आराम से कंफर्टेबल तरीके से बैठ जाना है। ये सारी चीजें आपको बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स पे अवेलेबल है, किस तरह से हमें एंटर करना है, किस तरह से बैठना है। ये सब चीजें एक बार आप अपने अच्छी तरह से उसको देख लें। उसके बाद एंटर करने के बाद वो आपसे आपका बायोडाटा लेंगे। तो वो जो बायोडाटा होगा, उस बायोडाटा को आपको उनको एक अच्छे तरीके से मान लो कि सरल तरीके से उनको देना है और उसके बाद वो इंटरव्यू शुरुआत करेंगे। तो इंटरव्यू शुरुआत करने के बाद बॉडी जेस्चर की बात चल रही है। इंटरव्यू जब वो शुरू करेंगे, तो आपसे अलग-अलग जो इंटरव्यू पर्सन होंगे, वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। वहाँ पर 4-5 लोग होंगे और वो आपसे अलग-अलग सब्जेक्ट के हो सकते हैं। मान लो कि आप अगर टीजीटी साइंस के हैं, तो साइंस में वो केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलग-अलग जो है वो स्पेशलिटी के वो टीचर हो सकते हैं। तो जब वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपके उस टाइम के बॉडी जेस्चर जो है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। क्योंकि कई लोग जो क्या करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जिस इंटरव्यूअर ने, वो पूरी तरह से उनको ही अटेंशन देते हैं, फिर और को भूल जाते हैं। तो उस दौरान आपको इस तरह से कोऑर्डिनेशन करना है कि क्वेश्चन एक इंटरव्यूअर पूछ रहा है, लेकिन आपको जवाब सभी को देना है। तो उस समय आपके आई कॉन्टैक्ट, आपके हाथों की जो मोशन है, ये सब जो है वो कंट्रोल्ड होनी चाहिए और जो अच्छी तरीके से जो है वो इसको मैनेज आपको करना है। इसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी और आप अगर पूछेंगे तो उसके बारे में हम चर्चा और करेंगे। तो ये बात हुई बॉडी जेस्चर की। उसके बाद अब हम शुरुआत करते हैं इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू में सब्जेक्ट एनरिचमेंट, यानी इंटरव्यू के अंदर वो क्या पूछते हैं आपसे, उनका एरिया वो क्वेश्चन क्या रहता है, क्या लेवल उनका रहता है। तो आप जिस सब्जेक्ट को और जिस क्लास को आप पढ़ाने जा रहे हैं, मेन चीज उसी पे फोकस किया जाता है। जैसे मान लो कोई टीजीटी जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है वो उनको 6 से 10th क्लास अलॉट करता है पढ़ाने के लिए। तो उनका लेवल ऑफ आस्किंग जो होता है क्वेश्चन, वो 6 to 10 लेवल होता है। उसके बाद हो सकता है मान लो कि इंटरव्यू उनको मान लो कि आपका इंटरव्यू अच्छा लगा उनको, तो हो सकता है वो थोड़ा लेवल अपग्रेड भी कर सकते हैं। 11-12 तक जा सकते हैं, ग्रेजुएशन तक भी कुछ की अगर उनको अट्रैक्टिव लगा आपका इंटरव्यू, तो ग्रेजुएशन तक भी वो जा सकते हैं। लेकिन मिनिमम जो मैक्सिमम जो लेवल उनका रहता है वो 6 to 10 अगर टीजीटी है उसके लिए, और अगर पीजीटी है तो 6 to 12 तक रहता है उनका। क्योंकि एक जो केवी में पीजीटी है उसको 6 से लेकर 12 तक की जो क्लास है वो उसमें से अलॉट की जाती है। तो वो उनका आस्किंग ऑफ क्वेश्चन जो है वो उसका एरिया है, वहां से वो क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरी बात, अगर वो क्वेश्चन करेंगे आपसे, तो उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देना आपको है। वो इस तरह से एक्सप्लेन करना है कि एक तो क्वेश्चन आपको आ रहा हो, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले शुरुआत में कहा था कि इंटरव्यू का मतलब वो आपसे एक्सेप्ट वो मान लो कि उसकी ये आशा रहती है कि ये जो इंटरव्यू दे रहा है वो कितना रियल है, ठीक है ना। कोई चीज हम गलत इंटरव्यू में बताते हैं, तो वो डजेंट मैटर, मायने नहीं रखती आप गलत बताते हो, लेकिन वो सही सही आप मान लो सच बोल रहे हो, वो मायने ज्यादा रखता है। दूसरी बात, जो एरिया ऑफ क्वेश्चन है वो आपका 6 to 12 है। तो आज आप आधुनिक जो शिक्षा पद्धति है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, ये भी डिमांड करती है कि
इसमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है ये। बच्चे को केंद्रित रख के जो है वो एजुकेशन दी जाती है। प्रत्येक जो बच्चा है उसमें केंद्र बिंदु है और मेन सेंटर है। तो आप वहां पर एक टीचर तो बनोगे बनोगे, लेकिन आपको टीचर के साथ साथ फैसिलिटेटर भी बनना है। आप जो है वो बच्चों को फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हो ताकि बच्चा खुद करके सीखे। तो इस तरह से आपको जो है एज ए गुड फैसिलिटेटर और एक अच्छे टीचर के रूप में वहां पर अपने आप को प्रेजेंट करना है। अब उनका जो आस्किंग लेवल है वो मैंने आपको बताया कि यहाँ से ये इतने लेवल के क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे उन्होंने मेरे से क्या पूछे। मैं जब इंटरव्यू देने इंटर कर रहा था गया तो उन्होंने सबसे पहले जो है वो मेरा खुद का इंट्रोडक्शन पूछा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। और उसके बाद सब्जेक्ट की अगर बात करूं, सब्जेक्ट्स में उन्होंने मेरे से जो सब्जेक्ट नॉर्मल इजी क्वेश्चन होते हैं वहां से शुरुआत की उन्होंने। ये नहीं है कि शुरुआत से आपके टफ क्वेश्चनों की शुरुआत करेंगे। इजी क्वेश्चनों की जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं उन्होंने सबसे पहले मेरा पहला क्वेश्चन उनका यही था कि आप साइंस पढ़ाते हो, साइंस में बहुत सारे सब्जेक्ट है, तो कौन सा सब्जेक्ट आपको जो है वो अच्छा लग रहा है इनमें तीनों में से अगर आपको छांटने के लिए बोल दिया जाए तो कौन सा आप छांटोगे। अब वहां पर क्या करते हैं कि उन्होंने छांटने के लिए बोला है हमें, तो हमें उनमें से एक छांटना है कौन सा आप तो मैंने कहा सर मेरे को अगर आप तीनों में चॉइस दे रहे हो कि तीनों में आपको ज्यादा फेवरेबल अच्छा कौन सा लगता है, तो मैंने बायोलॉजी उनको बताया। तो उन्होंने फिर बायोलॉजी में क्वेश्चन शुरुआत कर दी कि बायोलॉजी के अंदर जो मेन क्वेश्चन थे उन्होंने जैसे कई चीज उन्होंने मेरे से पूछ ली। जैसे रिप्रोडक्शन के अंदर पूछ लिया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझाइए। इसके बाद जो है वो बायोलॉजी के अंदर क्लासिफिकेशन पूछ लिया, जेनेटिक्स के बारे में पूछ लिया। यानी मैंने उनको वो चॉइस दे दी बायोलॉजी की, तो उन्होंने बायोलॉजी में क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए। फिर उसके बाद जब वो बायोलॉजी से संतुष्ट हुए तो उन्होंने अपने आप को केमिस्ट्री में मूव किया। केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे, फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे। तो इंटरव्यू जो है वो जैसे जैसे हम जवाब देते जाएंगे ज्यादा करके जो है उनका जो मेन चीज ये रहता है कि जो आपने जो जवाब दिया है उससे वो संतुष्ट है तो वो आपका आगे से क्वेश्चन बदल देंगे, मान लो कि नया क्वेश्चन शुरू कर देंगे। अगर वो संतुष्ट नहीं हुए तो उसी में से जो है वो आपसे वो क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे। तो मेन चीज आपको यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है कि जो आंसर आप दे रहे हो वो वेल डिफाइंड और रियल आंसर होना चाहिए। जैसे उन्होंने आपसे पूछ लिया कि इकोसिस्टम क्या है, तो इकोसिस्टम उन्होंने इकोसिस्टम की डेफिनेशन पूछी आपसे। ये नहीं पूछा कि इकोसिस्टम के टाइप बताइए, इकोसिस्टम के बारे में इतना पूरा मान लो कि उन्होंने पूछा व्हाट इज इकोसिस्टम। तो वहां पर आपको क्या करना है, आपको क्योंकि इकोसिस्टम साइंस के बच्चे को सबको आ रहा है, तो आपको इकोसिस्टम की डेफिनेशन बतानी है कि भाई हाँ इकोसिस्टम ये है। तो वहां पर उनका जो क्वेश्चन था उसकी डिमांड पूरी हो गई। उसके बाद वो अगर मान लो कि उनको उसी टॉपिक में से पूछना है तो डिस्क्राइब अबाउट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के टाइप वो आपसे पूछ लेंगे। फिर अलग अलग उनमें से इकोसिस्टम जैसे एक्वाटिक इकोसिस्टम है तो उसके अंदर वो पूछ लेंगे कि भाई लाइट का सोर्स क्या होता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या होता है। तो इस तरह से वो आगे लेवल अपने आप को अपग्रेड करते जाएंगे। तो जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन को आपको पहले तुरंत 1 सेकंड के अंदर पहचान लेना है कि इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है और उस डिमांड के अकॉर्डिंग जो है वो आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। उसके बाद मान लो कि क्वेश्चन का वो लेवल बढ़ाए तो उस हिसाब से आपको भी अपने जो है वो आंसर को अपग्रेड करते जाना है। जिस डायरेक्शन में वो इंटरव्यू जा रहा है उस डायरेक्शन में धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद हम बात अगर करें सब्जेक्ट के अंदर कोई भी चीज हम बता रहे हैं तो पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि आपका जो क्वेश्चन है वो बच्चे को जो आप बच्चा जिस लेवल के बच्चे को आप पढ़ाने जा रहे हो उस बच्चे के समझ में आने लायक है या नहीं है। उसका आंसर आप उस चीज को डिलीवर बच्चे तक कर रहे हो नहीं कर रहे, यानी इकोसिस्टम आप जवाब दे रहे हो तो इकोसिस्टम उस बच्चे के समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। आप कितनी मान लो कि इकोसिस्टम की हम डेफिनेशन कई तरीके से बता सकते हैं, आपको वो डेफिनेशन चूज करनी है जो बच्चे के समझ में आए। और उसको अगर आप जितना उसकी रियलिटी से जोड़ोगे, डेली लाइफ से जोड़ोगे, उतना जो है वो बच्चे के लिए बेनिफिशियल है और आपका इंटरव्यू जो है वो एक मान लो कि रियल इंटरव्यू बनेगा। कोई भी चीज अब जैसे टीजीटी साइंस में कोई बंदा मान लो कि इंटरव्यू दे रहा है और उनसे ये पूछ ले कि व्हाट इज एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, तो एरोमेटिक कंपाउंड आप बताओ, एक्टिविटी के साथ बताओ। पूछ लिया एसिड बेस क्या है, तो एसिड बेस को डिफाइन करो, साथ में एक्टिविटी के साथ डिफाइन करो उसको। अगर मान लो कि उनको टीचिंग आपको वो डेमो दे रहे हैं, डेमो की बात करें मैं, अगर डेमो में आपको टॉपिक दे दिया उन्होंने एसिड बेस को समझाओ, तो एसिड बेस को आपको जो है वो शुरुआत से पहले तो बच्चे को उसका जो प्री नॉलेज है उसको मान लो प्री नॉलेज उसका वहां तक पहुंचाना है, एसिड बेस तक है।
जैसे हम टीचिंग प्रैक्टिस में करते हैं, बीएड के अंदर करते हैं, तो वहां तक 1-2 क्वेश्चन के माध्यम से उस बच्चे को वहां तक एसिड बेस तक लाना है। उसके बाद एसिड बेस के बारे में डेफिनेशन, सरल भाषा में डेफिनेशन बतानी है। फिर उसको एक्टिविटी के थ्रू प्रूव करना है। यानी जितना एक्टिविटी बेस्ड आपकी टीचिंग होगी, उतनी जो है वो साइंस में बेटर मानी जाती है। अब एक हिस्ट्री का स्टूडेंट पूछ सकता है कि सर हिस्ट्री में मैं एक्टिविटी कैसे कर सकता हूँ? तो हिस्ट्री भी जो है वो बहुत सारी एक्टिविटी करके दिखाता है, एक्टिविटी बेस्ड सब्जेक्ट है। आप एनसीईआरटी जब पढ़ते हो तो एनसीईआरटी में एक्टिविटी के कॉलम दिए होते हैं अलग-अलग। प्रत्येक टॉपिक, प्रत्येक साइंस का चाहे टॉपिक हो, चाहे किसी का भी हो, क्रियाकलाप उसके अंदर जो एक्टिविटीज दी होती है। तो आप इंटरव्यू देने जाए तो पहले फोकस जो है वो अपनी उन एक्टिविटियों पे भी करें जो कला उसमें एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है, और जैसे उन्होंने प्रेजेंट करके दिखाया टॉपिक को एक्टिविटी के द्वारा, वैसे ही आपको जो है वो इंटरव्यू के अंदर उस चीज को जो है वो प्रेजेंट करना है। तो एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग है वो जो है वो एक अच्छे तरीके से शो की जा सकती है। दूसरी बात, हमें जो है वो वहां पर को कैरिकुलर एक्टिविटी, जैसे मान लो कि हमें बोर्ड का यूज या जो स्टडी मटेरियल है, इसका भी यूज जो है वो, जैसे वहां पर आपको लगे कि कोई उस बोर्ड के उस क्लास के अंदर जहां पर आपका इंटरव्यू हो रहा है, वहां पर कोई ऐसी चीज है जिसको आप एज ए मान लो कि स्टडी मटेरियल यूज कर सकते हो, या मान लो कि एक स्पॉटिंग मटेरियल के रूप में यूज कर सकते हो, तो उसको आप यूज करो। अच्छा, ये आपको डस्टर, चौक है, अब मान लो कि आपको बताना है, मटेरियल बताना है, मटेरियल बताना है कि मैटर क्या है, मैटर कितने टाइप का होता है। तो साइंस में बताते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 टाइप का मैटर है। तो चौक को यूज करो, सर दिस इज सॉलिड। गिलास में पानी पड़ा है तो बताओ सर दिस इज लिक्विड। यानी इस तरह से आप उसको एक्टिविटी से जोड़ दो, क्लास को भी है ना एक लेबोरेटरी बना दो। ये एक तरीके से जो है वो इफेक्टिव टीचिंग है। तो इफेक्टिव टीचिंग के बहुत सारे तरीके हैं। धीरे धीरे हम रोज जैसे जैसे हम सेक्शन चलते जाएंगे अपने इंटरव्यू के, जैसे जैसे अलग अलग लोग अपने अपने विचार है, प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने विचार होते हैं। तो आपको जो है वो जो जो यहाँ पर आपको दी जाए, मान लो कि जो जो गाइडेंस दी जाए टीचरों के द्वारा, तो उसको आपको उसके अपने हिसाब से जो है वो उसको मान लो कि ऐड करते जाना है और उसको रेक्टिफाई करते जाना है। प्रत्येक चीज जो है वो हर व्यक्ति से हम सीख सकते हैं। तो यहाँ पर जितने दिन आपकी इंटरव्यू क्लासेस चलेगी, इंटरव्यू तक ये जो डेमो क्लासें यहाँ पर चलेगी, उसमें प्रत्येक व्यक्ति इंटरव्यू देके आया है केंद्रीय विद्यालय संगठन का, तो आप उससे बहुत चीजें सीखोगे और बहुत चीजें सीखने को आपको मिलेगी। अब बच्चों एक चीज यहाँ पर ध्यान देने योग्य ये बात होती है कि केवल सब्जेक्ट ही जो है वो इंटरव्यू का बेस नहीं है। सब्जेक्ट तो एक पार्शियल, मान लो कि हम यूं कह सकते हैं कि सब्जेक्ट इंटरव्यू में पूछा जाता है, लेकिन सब्जेक्ट के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जो इंटरव्यू के अंदर पूछी जाती है। तो पीछे मैं आपको इतना बता चुका है कि सब्जेक्ट जो है वो आपको एक्टिविटी बेस्ड प्रस्तुत करना है। जितना क्वेश्चन की डिमांड है उस हिसाब से उसको डिलीवर करना है, और उसके बाद आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है, बताने का जो तरीका है वो अट्रैक्टिव होना है। आपकी जो आवाज है वो भी मायने रखती है कि आप किस तरह से बोल रहे हो, तो आवाज भी जो है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए। उसके अलावा जो आप चीज बोल रहे हो उसका जो एक लाउड जो है, लाउड की रेंज जो है, बोलने की आवाज की जो गति है, रेंज है, वो भी जो है वो फिक्स होनी चाहिए। एक बच्चे के जो 6, अगर आपको वो कह देंगे कि 6 क्लास को पढ़ाओ, आप ये 6 क्लास का टॉपिक दे दिया और इसको पढ़ाइए, तो उसको 6 क्लास के बच्चे की स्पीड से आपको पढ़ाना है, नहीं कि आप 12th क्लास के बच्चे। रिप्रोडक्शन के जो टॉपिक है वो 8th क्लास में भी लगते हैं, और रिप्रोडक्शन के जो टॉपिक है वो 12th क्लास में भी लगते हैं। तो दोनों को पढ़ाने का तरीका, दोनों की स्पीड, लाउडनेस और कंटेंट, ये सब अलग अलग है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि जो वो जिस लेवल का वो क्वेश्चन पूछे उसका आंसर उसी लेवल का होना चाहिए। ये नहीं है कि आप उसको कॉम्प्लिकेटेड बड़ी बड़ी चीजें बता के उसको कॉम्प्लिकेटेड कर दो। उसकी जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको पहचानना सबसे बड़ी चीज है, और जो बच्चा उस डिमांड को पहचान लेता है, उस लेवल को पहचान लेता है कि क्वेश्चन का क्या लेवल है, जवाब मेरे को किस लेवल का देना है, उसका इंटरव्यू जो है वो बेटर होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट के अलावा जैसे साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। जैसे मेरे से पूछा गया, वो मैं क्वेश्चन आपको बता दूं। उन्होंने मेरे से पूछा कि ये डिसलेक्सिया क्या है, डिसलेक्सिया को जो ट्रीट कैसे किया जा सकता है, तो आप बताओ। उन्होंने इतना ही पूछा मेरे से कि डिसलेक्सिया क्या है, इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है। तो पहले तो डिसलेक्सिया की आप डेफिनेशन बताओ कि सर ये डिसलेक्सिया है और इसको ट्रीट करने के ये मेथड है, इस तरीके से हम ट्रीट कर सकते हैं। उन्होंने एक मेरे से ये क्वेश्चन भी पूछा साइकोलॉजी में कि
आप के क्लास के अंदर एक बच्चा जो है उसको कम दिखाई देता है और उसका विजन जो है वो थोड़ा कमजोर है, तो आप उसको किस तरह से पढ़ाओगे? तो अब विजन कमजोर है तो उस बच्चे के लिए हमें कला पढ़ाना तो उसी क्लास में है, उसी क्लास में है, तो सर हम क्या-क्या एफर्ट करेंगे उसको पढ़ाने के लिए, वो चीज़ आपको वहाँ पर डिलीवर करनी है और वो एफर्ट भी रियल होने चाहिए। यानी आप अब वहाँ से आप पढ़ाने के लिए कोई मशीन, ब्रेल लिपि वगैरह तो प्रस्तुत कर नहीं सकते। तो आप उसका आपकी क्लास में वो बच्चा बैठा है, तो उस क्लास में आप उसके लिए क्या बेटर कर सकते हो? तो हम कर सकते हैं कि उसको सबसे आगे बिठा सकते हैं या मान लो कि क्लास में ऐसी जगह बैठा सकते हैं कि जो हमने बोर्ड के ऊपर लिखा है वो क्लियरली उसको जो है वो दिखाई दे रहा हो। इसके लिए उसकी जो बोर्ड की दूरी को मैनेज कर सकते हैं। यानी एक क्लास के में रहते हुए हम ये काम कर सकते हैं। ब्रेल सिस्टम तो हम क्लास में इम्प्लीमेंट कर नहीं सकते वहाँ पे लाके हम, तो वो रियल टाइम में जो हम क्या कर सकते हैं उस बच्चे के लिए, वो चीज़ आपको वहाँ पे डिफाइन करनी है। अब उन्होंने ये पूछ लिया कि एक बच्चा जो है वो मानसिक रूप से जो थोड़ा धीमी गति से लेट ब्लूमर है, तो मान लो धीमी गति से सीख रहा है, तो उस बच्चे को आप किस तरह से ट्रीट करोगे? तो उसके लिए हम एफर्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसको अलग से टाइम देंगे। जैसे मान लो कि बच्चा कोई भी बच्चा है उसको क्लास में अलग से टाइम देंगे। क्लास के अंदर उसकी प्रत्येक एक्टिविटी को नोट करेंगे कि उसकी क्या एक्टिविटी है, प्रत्येक एक्टिविटी को किस तरह से उसको सुधारा जा सकता है, किस तरह से मॉडिफाई किया जा सकता है। उसके लिए उसके पेरेंट्स जो है उनका भी सहयोग हम लेंगे। उसके लिए उसके हिसाब से हम अपनी जो करिकुलम है उसको डिफाइन करेंगे। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन का जवाब चाहिए। अगर वो साइकोलॉजी से रिलेटेड आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, तो उसका भी जो जवाब है वो आपको रियल रहते हुए देना है। यानी मैंने आपको रियलिटी वर्ड जो यूज किया शुरू में, उस चीज को मैं लास्ट तक लेके जा रहा हूँ कि इंटरव्यू में आपको रियलिटी, मैक्सिमम रियलिटी शो करनी है कि आप जो चीज बता रहे हो वो रियल टाइम में बता रहे हो और रियली वो जो चीज है वो इम्प्लीमेंट होने लायक हो। यानी उसमें आपको बहुत ज्यादा कोई भी चीज को हाइपर बताने की जो है वो जरूरत नहीं होती। डिमांड के हिसाब से उस चीज को बताना है। उसके बाद एक मेन इंटरव्यू की जो चीज है उसमें मैं आता हूँ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस जो है वो इंटरव्यू की मेन की है। अगर हमारा कॉन्फिडेंस कमजोर है तो इंटरव्यू निश्चित तौर पे कमजोर होगा। कॉन्फिडेंस किस तरह से डिफाइन किया जाता है, किस तरह से हम पहचान सकते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस कमजोर है? अगर आप मान लो कि थोड़े से घबरा रहे हो, मान लो कि आपकी आवाज धीमी निकल रही है, ठीक है, आपकी जो स्पीड है वो कम तेज, आपके कंट्रोल में नहीं है बताने की स्पीड, इसको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कहते हैं। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है वो ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा। और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आप पे विश्वास करना है, आपको खुद के ऊपर जो है वो आपको भरोसा होना चाहिए कि मैंने जो इंटरव्यू रूम में अगर आप जाओ तो उस दौरान आपके मन में ये होना चाहिए कि जितना मैंने सीखा है, जितना मेरे अंदर आ रहा है, उतना मैं आपको जो है वो डिलीवर करूंगा। क्योंकि वहां पर हम न तो कोई चीज नई क्रिएट कर सकते हैं और न ही कोई चीज डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हम ज्यादा घबरा के जो अपने कॉन्फिडेंस को वो डाउन कर लेते हैं। तो उस चीज को सबसे ज्यादा जरूर ध्यान रखना है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। क्योंकि जो आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आप 10 क्वेश्चन में से अगर 4 क्वेश्चन गलत करते हो, लेकिन गलत भी सही तरीके से, गलत क्वेश्चन को भी आप अगर मान लो कि गलत बता रहे हो, अब उसको ज्यादा मान लो कि घुमा फिरा नहीं रहे हो, कोई भी क्वेश्चन जो है उसको डिमांड के अनुसार आप बता रहे हो, ठीक है, तो आपका इंटरव्यू चाहे 5 मिनट चले, चाहे 15 मिनट चले, 20 मिनट चले, कितना भी चले, वो इंटरव्यू जो है वो सेटिस्फिकेटरी है। तो मेन चीज आपको ध्यान रखनी है, कॉन्फिडेंस, किसी से हमें डरना नहीं है। कोई भी डर नाम की चीज जो है वो इंटरव्यू रूम में होनी नहीं चाहिए। क्योंकि जो आपके सामने बैठे हैं वो भी टीचर है और आप भी टीचर हो। तो टीचर टीचर से क्यों डर रहा है? तो ये जो डर है ये अपने कॉन्फिडेंस को जो है वो कमजोर करता है। आपने जो चीज सीखी है, आप आज जो केंद्रीय विद्यालय का पेपर पास करके निकले हैं, आज का जो कंपटीशन का जो टाइम है उसमें आपने जो पेपर फाइट किया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी ग्रेट अचीवमेंट है, बहुत ज्यादा ग्रेट अचीवमेंट है। तो आपको सब्जेक्ट का नॉलेज है, तभी आप जो है वो मेरिट में आ पाए हैं। तो उस सब्जेक्ट के नॉलेज को आपको डिलीवर कैसे करना है, तो वो आप कॉन्फिडेंस के साथ डिलीवर करना है। क्योंकि आपका नॉलेज है, आप उसको कॉन्फिडेंस के साथ डिलीवर नहीं कर पाए तो वो नॉलेज किस चीज का, किस काम का? इसलिए कॉन्फिडेंस बनाए रखें। आपने जितना सीखा है, आपको जितना आया है, प्रत्येक टीचर को उतना ही आता है, लेकिन वो जो है वो उनका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ डिलीवरिंग
ये जो चीज़ है ये मेन मायने रखती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो मैं अभी मेरी जो आवाज़ है वो एक बार के लिए यहीं बंद कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे साथ जो है वो नंदकिशोर जी वेट कर रहे हैं और अभी वो आपको बताएँगे। मैं लगातार आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। अगर सर आगे मान लो कि आपसे कोई क्वेश्चन वगैरह लिए जाएँगे तो मैं आपका जो जवाब है वो निश्चित तौर पे दूँगा। धन्यवाद। पवन जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। और सबसे सर की टाइम मैनेजमेंट 8:29 हो रहे हैं, जो कि हमारा प्लान था कि आपको 30 मिनट्स देंगे और आपने टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत सराहनीय सर, सबसे धन्यवाद सर। निश्चित तौर पे क्लास थी है और आपने बेसिक चीज सबको बताया है। निश्चित तौर पे जितने भी प्रतिभागी यहाँ पे उपस्थित हैं उनको बहुत लाभ होगा। और हम आगे चलते हैं इसी क्रम में हम माननीय प्राचार्य श्री नंदकिशोर सोनी जी को आमंत्रित करना चाहेंगे कि सर आप आए और अपने विचार साझा करें। सोनी जी। ओके, सभी को नमस्कार। मेरी आवाज़ आ रही है सर? हेलो। यस सर, बिल्कुल आवाज हाँ, पहुंच रही है। जी सर, यू आर ऑडिबल। ओके ओके ओके। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्ते। एक्चुअल में ये सेशन हमारा 7 बजे स्टार्ट होने का था। मैंने भी बहुत सारे करीब 20 ग्रुप्स में इनविटेशन शेयर किया था और एक्चुअल में गूगल मीट में इतने लोग आ गए कि आयोजक लोग बाहर हो गए उससे और हम लोग कोई भी ज्वाइन नहीं कर पाए। इसलिए फिर ये सर ने जो है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के थ्रू आयोजित किए। इसमें काफ़ी मैं भी ज्वाइन करने में लेट हुआ और एक्चुअली 1-1.5 घंटा हमारा समय चला गया। इसलिए मैं ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा विस्तार से न बताते हुए कुछ खास बातें आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें सर ने एक्चुअल में बता दी है। मैं क्या पांडे जी आप बताइए कौन कौन से टॉपिक पर मुझे बोलना है या अपने हिसाब से बोलें? कोई विषय विशेष रखा? क्योंकि इंटरव्यू पैनल में लगभग प्रिंसिपल लोग ही बैठते हैं सर। जो आपको होगा वो सर हमें तो पर्टिकुलर मैं अपनी बात करूं तो लगता है कि ऐसे प्रिंसिपल अगर आप इंटरव्यू देने जाते तो क्या अपेक्षित करते हैं सर? जो मैं ये चाहता हूँ सर कि क्योंकि यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के मतलब यहाँ पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो यहाँ पे उपस्थित। ओके, ठीक है ठीक है तक और इस संदर्भ को देखते हुए सर सिचुएशन रिलेटेड जो क्वेश्चन हो सकते हैं क्लास के जी सर, सिचुएशन रिलेटेड। ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। देखिए अभी बहुत सारी बातें जो सर ने बताई उसके अलावा मैं कोशिश करूँगा कि उनको ना दोहराते हुए कुछ जो दूसरी बातें मेरे ध्यान में आ रही हो मैं बताऊँगा, क्योंकि मैं भी 1-2 बार इंटरव्यू कमेटी का मेंबर रहा हूँ और वहाँ का आनंद भी लिया है कि हर प्रकार के जो है कैंडिडेट आते हैं तो उनका साक्षात्कार लेने में कई तरह के अनुभव सामने आते हैं। सर ने जो बातें बताई उसके अलावा सबसे पहले जहाँ इंट्रोडक्शन वाली बात है, देखिए वेशभूषा का सर ने बता दिया है कि आप वेशभूषा इस तरह की पहन के जाएं जो दूसरों के आकर्षण का कारण ना बने। मतलब पार्टी वियर आप ना पहन के जाएं, तड़कीले भड़कीले कपड़े ना हो, नॉर्मल वियर हो और जिससे आपका व्यक्तित्व ज़्यादा प्रभावशाली लगे। जब आप अंदर चले गए हैं, बैठ गए हैं साक्षात्कार कक्ष में 15-20 मिनट आधा घंटा। हाँ चलिए आगे मैं बता रहा था कि जब आप बैठ गए हैं इंटरव्यू कक्ष में तो पहला प्रश्न इंट्रोडक्शन का ही पूछा जाता है। इसमें इंट्रोडक्शन आपका 1 मिनट से 1.5 मिनट के अंदर होना चाहिए और उसमें आप केवल वो बातें बताएं जो साक्षात्कार बोर्ड सुनना चाहता है। हम लोग अपनी फैमिली हिस्ट्री बताते हैं, हमने आई डिड माई क्लास 12 फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट, आई डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट एंड आफ्टर दैट आई हैव डन, ऐसे करके हम लोग पूरा 1 मिनट खा जाते हैं। मतलब आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में शॉर्ट में बताना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो इंटरव्यू बोर्ड आपका डिटेल लेके बैठा है उसे पता है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। फिर भी ये इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन केवल नॉर्मलाइज करने के लिए, सामने वाले को कंफर्ट करने के लिए किया जाता है।
कि सामने वाला कुछ तो बात कहाँ से शुरू करें, तो वो जो है इस तरीके से अभी एक मैसेज आ रहा है कि दिस मीटिंग विल एंड इन 15 मिनट, दिस मीटिंग हैज़ अ टाइम लिमिट ऑफ 60 मिनट। ओके, मैं 15 मिनट में अपनी बातें समाप्त कर रहा हूँ। तो इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है उसमें आप ये चीज़ें शॉर्ट में बताएं। आप बताएं कि आप का जो पद है, जो विषय है जिसका साक्षात्कार देने आप आए हैं, आप वो आपके लिए न केवल एक प्रोफेशन है, वो आपका पैशन है। आप उसमें आनंद का अनुभव करते हैं और आप अपने उस वर्क को एंजॉय करते हैं, इसलिए आप केंद्रीय विद्यालय में उस पोस्ट का इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। आप अपनी स्ट्रेंथ बताइए। एक तो ये कि आपको अपने काम में आनंद आता है, दूसरा आप उसके माध्यम से जो आपका कंटेंट है सब्जेक्ट का, उसको विद्यार्थी के व्यावहारिक ज्ञान से जोड़कर, उसके जीवन की दैनिक गतिविधियों से जोड़कर, उसमें वैल्यूज़ ऐड करके आप बच्चे के व्यवहार में, विचार में बदलाव लाने का काम करेंगे और आपके माध्यम से विद्यार्थियों में होने वाला यह बदलाव देश और समाज में एक अच्छा नागरिक प्रदान करने में सहायता करेगा। और ये आप करने में सक्षम है, ये आपकी स्ट्रेंथ के रूप में आपको इसको बताना है। बहुत शॉर्ट में इसको बता देना है, बहुत लंबा चौड़ा इसको नहीं करना है। आप सहनशील है। देखो, एक शिक्षक का सहनशील होना, पेशेंस होना, उसके अंदर उसका टॉलरेंस उसमें होना, सहन शक्ति होना बहुत ज़रूरी है। तो जो एक शिक्षक के जो गुण हैं ये आपको उसमें बताना है, बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में अपनी स्ट्रेंथ को जोड़िए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जोड़ी जा सकती है, जो आपके अंदर है कि आप जैसे पॉजिटिव थिंकिंग के हैं, आप मेहनतशील है, आप संघर्ष करते हैं, आप अतिरिक्त काम करने में एंजॉय फील करते हैं। आपको अपना काम करने में अगर थोड़ा समय ज़्यादा भी लगता है तो आप वो उससे आपका कोई शोषण या प्रताड़ना नहीं होती, बल्कि आप और एनर्जेटिक फील करते हैं खुद को। ये चीज़ आपको बताना है, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करने वाला आदमी केंद्रीय विद्यालय को चाहिए। वो करे या ना करे, लेकिन प्रॉमिस ज़रूर करे, ठीक है। और समय पड़ने पर फिर वो करेगा ही आगे पीछे। तो ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया। इसके बाद एक जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप भाई टीचिंग प्रोफेशन में क्यों आना चाहते हैं। इसका सीधा सीधा उत्तर ये है टीचिंग प्रोफेशन में आने का कि भाई एक शिक्षक जो है वो कहीं मैंने पढ़ा था, सुना था और कहते भी है कि कोई एक शिक्षक जब विद्यार्थियों को शिक्षा देता है, इसका सीधा सीधा मतलब है वो जितने लोगों को वो शिक्षा दे रहा है, उतने ही लोगों को वो अपराधी बनने के दरवाजे बंद कर रहा है, जेल के दरवाजे बंद करने का काम कर रहा है। एक विद्यालय खोलना और शिक्षा देना एक जेल बंद करने के बराबर है, अपराधी कम करने के बराबर है। मतलब शिक्षक ही एक ऐसा व्यक्ति होता है, ऐसा व्यक्तित्व होता है जो हमारे देश के आने वाले नागरिकों के विचार में, व्यवहार में, चिंतन में बदलाव का कारण बनता है, जो सामाजिक और राष्ट्रीय बदलाव में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और शिक्षक जैसा नोबल प्रोफेशन, इसके जैसा प्रोफेशन और दुनिया में कहीं है ही नहीं। शिक्षक ही वो होता है जो चाहे तो दूसरों के चेहरे पर खुशी ला सकता है, उनके जीवन के तनावों को दूर कर सकता है। और शिक्षक अगर दूसरों के चेहरे पर खुशी देखता है तो उसको स्वयं भी खुशी प्रदान होती है। शिक्षक ही एक ऐसा व्यक्ति होता है कि जो सीधा सीधा ह्यूमन बीइंग के साथ एवरीडे कनेक्ट होता है। हम एक इंजीनियर को कंप्यूटर से लड़ना होता है, एक इंजीनियर को अपनी मशीनों के साथ में काम करना पड़ता है, और एक बड़े जेलर को, आईपीएस को अपराधी और अपराध संहिता के साथ जो है जूझना पड़ता है। लेकिन ओनली वन पर्सन एक ऐसा होता है जिसे शिक्षक कहते हैं, जो जीते जागते मिट्टी के कच्चे लोंदे की तरह उसके सामने बैठे हुए विद्यार्थी को जैसा आकार देना चाहे वो आकार देने का सबसे पहला अधिकार और स्वतंत्रता यदि किसी को है
तो शिक्षक को है, तो इससे बढ़िया प्रोफेशन कोई है ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बनने के बाद भी अपने प्राइमरी टीचर सुब्रमण्यम अय्यर का जिक्र करना नहीं भूलते। उनकी हर एक पुस्तक में शिक्षक की और स्पेशली प्राइमरी और अपर प्राइमरी टीचर्स की जो भूमिका की प्रशंसा की गई है, उससे पता चलता है कि आदमी राष्ट्रपति भी बन जाए, प्रधानमंत्री भी बन जाए, तो अगर समर्पित और सच्चा शिक्षक है, वो दुनिया की सबसे बड़ी अनमोल निधि होती है। चलिए, ये तो हो गया कि आप शिक्षक केवी में ही क्यों आना चाहते हैं। भाई, ये भी पूछा जा सकता है कि केंद्रीय विद्यालय में आप क्यों आना चाहते हैं, केवी का ही टीचर क्यों बनना चाहते हैं। तो आप उनको बता सकते हैं, केंद्रीय विद्यालय इज़ अ पेस सेटिंग इंस्टीट्यूशन। यह एक ऐसी गतिशील संस्था है जिसकी विश्व में एक ऐसी संस्था है जिसकी सबसे ज़्यादा शाखाएँ हैं। देश के साथ साथ विदेशों में भी, काठमांडू में, तेहरान में, रूस में भी इसकी ब्रांचेस है, शाखाएं हैं, विद्यालय है। पर सबसे बड़ी इसकी जो विशेषता है वो ये है कि इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन को, इसमें विभिन्न प्रकार के भेदभाव रहित एजुकेशन को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। केंद्र सरकार की सारी महत्वाकांक्षी विशेष योजनाएं सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय में प्रयोग की जाती है, जिससे शिक्षा के लेटेस्ट जो आयाम है उससे एक शिक्षक तुरंत परिचित होता है। केंद्रीय विद्यालय एक ऐसी संस्था है जो लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके प्रतिवर्ष अपने टीचर्स के सब्जेक्ट एनरिचमेंट के लिए, कंटेंट एनरिचमेंट के लिए, उनको हर प्रकार से ट्रेन करने के लिए प्रशिक्षित करती है। इतने प्रशिक्षण मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई संस्था शिक्षकों को देती होगी। इसके साथ साथ केंद्रीय विद्यालय संगठन अपने आप में एक लघु भारत का स्वरूप है, जहाँ पूरे हर केंद्रीय विद्यालय में लगभग कई प्रदेशों के विद्यार्थी पढ़ते हैं। और हमारे देश की सेवा करने वाली जल थल वायु सेनाओं के परिवार के बच्चे जो है आपको कहीं भी मिल जाएंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन एक ऐसी संस्था है जहाँ पर हर प्रदेश के शिक्षक और कर्मचारी आपको एक साथ मिलेंगे। तो लघु भारत का आनंद लेना है, भारत की संस्कृति को और इसकी विविधता को और अनेकताओं में एकता को पहचानना है, तो केंद्रीय विद्यालय संगठन जैसी संस्था से दूसरी संस्था नहीं। इसलिए भाई हम केवी में आना चाहते हैं। मैं विस्तार से थोड़ा बता रहा हूँ, लेकिन आप इसको शॉर्ट में कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा जो केंद्रीय विद्यालय संगठन की विशेषता है वो ये है कि यहाँ पर अपने कर्मचारियों को नेचुरल जस्टिस के लिए, प्राकृतिक न्याय के लिए, एक छोटे से छोटे कर्मचारी की शिकायत को भी रीजनल और नेशनल लेवल पर सुना जाता है। ग्रीवेंस डे के माध्यम से हमें कभी भी अपना हक प्राप्त करने के लिए, हक का मतलब छुट्टियां लेना हो, किसी भी प्रकार की EL, CL, PL, CCL कुछ भी लेना हो, GPF वगैरह का लाभ लेना हो, मेडिकल का, जमाने का कोई भी लाभ लेना हो, तो उसके लिए हमें कभी भी किसी को एक पैसा भी रिश्वत नहीं देनी पड़ती। मतलब इस मामले में शिक्षक को उसके हक देने के मामले में 100% केंद्रीय विद्यालय को हम भ्रष्टाचार रहित संस्था कह सकते हैं। तो ऐसी अनेक विशेषताओं को समाई हुई ये केंद्रीय विद्यालय संगठन एक ऐसी संस्था है जिसमें आप काम करना चाहते हैं इन विशेषताओं के कारण। और हर 3 साल से 5 साल में इसमें विभागीय परीक्षाओं के माध्यम से एक माली के पद पे काम करने वाला, LDC UDC के पद पे काम करने वाला या प्राइमरी टीचर के पद पे काम करने वाला व्यक्ति भी यहाँ इस संस्था में असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट तक पहुँचा है। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं। इसलिए यहाँ पे पदोन्नति का रास्ता बड़ा क्लियर कट होता है। अगर आपके अंदर क्वालिटी है, योग्यता है, तो आप बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ों में आगे निकल जाएंगे और अपनी उन्नति करें। ये बात ठीक है कि आप लोग केंद्रीय विद्यालय में चूँकि अपने आप को साबित करने के लिए आपको थोड़ा अतिरिक्त काम करना ज़रूरी है, और अपने काम में एंजॉय करने वाले जो लोग हैं, बाई चॉइस जो आना चाहते हैं एजुकेशन में, वो उनके लिए केंद्रीय विद्यालय, ये चीज़ आप बताइए कि आप बाई चॉइस जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन में आना चाहते हैं और बाई चॉइस टीचर बनना चाहते हैं। एक सर ने बताया ही था कि भाई रेमेडियल क्लास वाली बात है, सबसे को आफ्टर ऑल ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूशन नोज, स्पेशली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नोज बाय देयर रिजल्ट्स, है ना।
हमें रिज़ल्ट के माध्यम से ही कोई संस्था जानी जाती है। तो 100% क्वालिटी रिज़ल्ट, उच्च गुणवत्ता युक्त 100% परीक्षा परिणाम देने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे उसके बारे में आपको बताना है। आप बच्चे को समझेंगे, उसकी केस स्टडी करेंगे और बच्चे का जो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग है, टारगेटेड लर्निंग आउटकम्स कहाँ तक उसने प्राप्त किए हैं, उसको बैक टू बेसिक एक योजना है कि उसके बेसिक से आप उसको स्टार्ट करके और उस बच्चे को थोड़ा अतिरिक्त समय दे करके मेहनत करके उसके साथ इन्वॉल्व होके और बिलोंगिंगनेस कायम करके आप जो है अपने क्या कहना चाहिए कि उस बच्चे का सब पूरे 100% क्वालिटी रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे और आप इसको इंश्योर कर सकते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जिनके आंसर पूछे जा सकते हैं। इसके साथ साथ आपसे एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि आप में ऐसी कौन सी विशेषता है भाई जो आप ही का चयन किया जाए, है ना, कि आप अपने पद को, इसको जो सुटेबल पद की सुटेबिलिटी वाली बात है, आप अदर्स डिफरेंट कैसे हैं, ये आप इसका उत्तर बहुत बढ़िया तरीके से अगर आप दे पाएंगे तो मैं समझता हूँ कि आपके सिलेक्शन में ये बड़ी भूमिका निभाएगा। आप उनको बताइए कि आज के ज़माने में जो शिक्षक जो काम कर रहे हैं या जो काम और बेहतर तरीके से करना चाहिए और जो नहीं कर पा रहे हैं, वो सारा काम मैं बेहतर तरीके से करूँगा। क्या काम है? मैं खिलौनों के माध्यम से, एक्टिविटी के माध्यम से, खेलकूद के माध्यम से, डिफरेंट टाइप की